हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपको एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात किन किन स्थानों पर सत्याग्रह प्रारंभ किए। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात उन्होंने भारत में किन किन स्थानों पर सत्याग्रह प्रारंभ किया और वे मुद्दे क्या थे जहां पर उन्होंने सत्याग्रह इन अलग अलग स्थानों पर उन्होंने प्रारंभ किया। तो चलिए इससे बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे सत्याग्रह। जैसा कि आप जानते हैं सत्याग्रह क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। सत्य का आग्रह करना। सत्याग्रह मीन्स सत्य का आग्रह करना, स्वयं को पीड़ा दे करके, भूखे रह करके, भोजन का त्याग करके, जल का त्याग करके, धूप में बैठ करके विरोधी सरकार से, विरोधी पक्ष से अपनी बातों को मनवाना सत्याग्रह चलाता है। तो सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी का, सत्य के रास्ते पे चलते हुए स्वयं को पीड़ा दे करके, कष्ट सह करके अपनी बातों को मनवाते थे। इनका रास्ता अहिंसात्मक था। अहिंसात्मक तरीके से, बिना हिंसा के, बिना भीड़ के एक ऐसे पथ पे चल रहे थे और अपनी बातों को मनवा रहे थे। तो इस तरह से महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वैश्विक लेवल पे आंदोलन का एक रास्ता बना, वैश्विक लेवल पे आंदोलन का एक तरीका बना। लोगों ने इसे स्वीकार किया कि ऐसा रास्ता होना चाहिए, विरोध का यही तरीका होना चाहिए, और इसी के कारण महात्मा गांधी विश्व में विख्यात हो गए। कहते हैं व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसके विचार बड़े होते हैं। और महात्मा गांधी के जो जो विचार थे वे उसी समय, उसी पीरियड में ही जो है अच्छाई नहीं थी, बल्कि उनके विचार सार्वभौमिक और सार्वकालिक थे। सार्वकालिक का मतलब होता है हर काल में उनके विचारों को अपनाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं पहले राजतंत्र था या गवर्नमेंट, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो जो उनके विचार सत्याग्रह के थे वे ऐसे विचार थे, उनमें ऐसी गुणवत्ता थी कि ब्रिटिश हुकूमत के समय भी वो उपयोगी थे और वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी उपयोगी हैं। क्योंकि किसी भी सरकार में, किसी भी व्यवस्था में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि कोई भी आंदोलन का जो तरीका हो हिंसात्मक हो। महात्मा गांधी का जो तरीका था अहिंसात्मक तरीके से था और सही चीज़ें जो होती हैं वो हर काल में उपयोगी होती हैं। इसीलिए उसे सार्वकालिक और सार्वभौमिक कहा गया है कि हर काल में और संपूर्ण विश्व में, दुनिया के हर कोने में उनका विचार उपयोगी है। इसलिए महात्मा गांधी वैश्विक लेवल पे महान माने जाते हैं, पूजे जाते हैं उनके गुणों के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपने विचारों के कारण। इसीलिए जो है उन्होंने सत्याग्रह को विश्व लेवल पे इतिहास में अपना एक स्थान बना लिया जो हमेशा उपयोगी रहेगा। तो आज उसी सत्याग्रह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी भारत में किन किन स्थानों पे, किन किन मुद्दों को लेकर के अलग अलग स्थानों पे उन्होंने कहाँ पे सत्याग्रह प्रारंभ किए और उसके क्या परिणाम निकले। जैसा कि आप जानते हैं इन सत्याग्रहों के कारण ही अलग अलग मुद्दे जो निकल के आए। कभी उन्होंने उद्योगों में लगे कार्मिकों के लेकर के उन्होंने सत्याग्रह किया, कभी बिहार के चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया, कभी खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह किया। तो अलग अलग स्थानों पर जो उन्होंने सत्याग्रह किए उनके मुद्दे क्या क्या थे उसी के संदर्भ में आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है महात्मा गांधी का सत्याग्रह। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्य के पथ पर रहते हुए स्वयं को पीड़ा दे करके, भूखे रह करके, प्यास से रह करके सामने वाले से अपनी बातों को मनवाना। इस तरह से महात्मा गांधी सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए, विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान न रखते हुए, अहिंसावादी रास्ते पर चलते हुए धैर्य एवं सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए। अर्थात जो सामने वाला है उसे धैर्यवान होकर के, कष्ट सह करके और अपनी बातों को उसके सामने प्रस्तुत करना है। तो इस तरह से महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए भारत में अनेक आंदोलन चलाए गए। तो आज हम लोग सत्याग्रह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे महात्मा गांधी किस तरह से सत्याग्रह के माध्यम से भारत में अनेक आंदोलन किए और यहाँ के किसानों, मजदूरों की बातों को ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख रखा। तो सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे भारत में भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने निम्न सत्याग्रह किए। तो कहने का मतलब है महात्मा गांधी राजनीति में प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से उनको एक रास्ता मिला और भारत में सत्याग्रह चलाया। तो सत्याग्रह में कौन कौन से थे देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में चलाया गया भारत में यह पहला सत्याग्रह था। अंग्रेज़ बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध करा लिया था जिसमें उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इस तरह से नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य था और एक प्रकार का अनुबंध किया गया था किसानों के साथ ब्रिटिश हुकूमत का, और इस तरह से उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य बताया गया, यानी किसान नील की खेती करेंगे। नील की खेती के अनुबंध के अंतर्गत 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था
और इस अनुबंध को पालन करना जितने भी किसान थे उनको इसका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इस तरह से किसानों के सम्मुख एक समस्या के रूप में निकली। नील की खेती एक औपनिवेशिक काल में महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें किसानों को अनुबंध किया गया था कि अपनी ज़मीन पर से 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे। यानी जितने भी किसान थे उनको इस तरह से किसानों द्वारा अनुबंध के अंतर्गत भूमि पर 3/20 हिस्से पर खेती करना अनिवार्य था। इस अनुबंध को तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये तिनकटिया पद्धति इतिहास में इसको नाम से जाना जाता है। इस तरह भूमि पर 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने को तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना गया। नील की खेती एक वाणिज्यिक खेती है, इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। किसान ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं, अर्थात इस तरह से वाणिज्यिक कृषि होने के नाते अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक पूंजी के चक्कर में किसान ज़्यादा से ज़्यादा साहूकारों से ऋण लेते थे, जिसके कारण वे अनेक चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कुचक्र में फंस जाते थे, जिससे वे कभी भी ऋण अदा नहीं कर पाते थे और उनको भूमि से अपना हाथ धोना पड़ता था। इस तरह से तिनकटिया पद्धति किसानों के लिए एक घाटे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि इस अनिवार्य पद्धति यानी अनिवार्य शर्त के अनुसार उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी, इससे किसान परेशान हो गए थे। नील की खेती की भूमि की उर्वरता भी कम हो रही थी और उन्हें अधिक से अधिक पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो इस तरह से यह अनुबंध किसानों के लिए हानिकारक था और ब्रिटिश सरकार के प्रति किसानों के अंदर आक्रोश व्याप्त होने लगा धीरे धीरे। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक समृद्ध किसान थे। उन्होंने शोषण की इस व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने लखनऊ जाकर के बाल गंगाधर तिलक को बुलाने का प्रयास किया, किंतु लखनऊ जाने पर उन्हें गांधी जी को जोड़ने का सुझाव मिला। कहने का मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक को बुलाने का प्रयास उन्होंने किया गया था या कर रहे थे, किंतु लखनऊ जाने पर उन्हें नेताओं के द्वारा गांधी जी को जोड़ने के लिए बोला गया। राजकुमार शुक्ल के प्रयासों से गांधी जी चंपारण के लिए प्रस्थान किए। दोनों कलकत्ता से पटना पहुंचे और उसके बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर आगे चल कर के कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं JB कृपलानी, यानी इनका पूरा नाम जीवट राम भगवान दास कृपलानी है। इन्हें छात्रों के साथ इनका स्वागत। इस वीडियो में हर तथ्यों को पिरोने का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब है जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं उनको इस समय सम्मिलित किया गया। मुजफ्फरपुर में ही गांधी जी की मुलाकात पहली बार राजेंद्र प्रसाद से हुई थी। यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि गांधी जी की राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात कब और कहाँ पर हुई थी। इसी क्रम में देखेंगे गांधी जी को कमिश्नर की अनुमति नहीं मिलने पर भी उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह किया। यानी कि कहने का मतलब है चंपारण में कमिश्नर ने अनुमति नहीं दी थी किसी भी तरीके से आंदोलन करने का, और ऐसे परिस्थितियों में गांधी जी ने कमिश्नर की बातों को दरकिनार करते हुए अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। अखबारों में भी इसकी खूब चर्चा हुई, जनता ने भी साथ दिया। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण बंद हुआ। तो कहने का मतलब है कि चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी ने सत्य के रास्ते पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को क्रियान्वित किया और सफल रहा। जमींदार के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपनी ज़मीन के मालिक बन गए। चंपारण ही भारत में सत्याग्रह की जन्मस्थली बना। तो कहने का मतलब है कि चंपारण एक ऐसा प्लेस बना जो भारत में सत्याग्रह की जन्मस्थली बना, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और इस तरह से चंपारण में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह सत्याग्रह सफल रहा। और इस सफलता का कारण गांधी जी किसानों और उनके सहयोगियों को भी प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब है गांधी जी वहाँ के लोकल लेवल पे जो लोग थे उनका सहयोग किए और यह सत्याग्रह सफल हुआ। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे अगला सत्याग्रह अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था, जिसे अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से जाना जाता है। यह 1918 में घटित हुआ था। सन 1918 में अहमदाबाद की एक सूती मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी और यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से भी प्रसिद्ध है इतिहास में। गांधी जी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का 1918 में नेतृत्व किया था, क्योंकि गांधी जी अब को लगने लगा था कि सत्याग्रह के रास्ते पे किसानों को मजदूरों की बातों को अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के सम्मुख रख करके उनकी मांगों को मनवाया जा सकता है। तो इस तरह से अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का द्वितीय सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इसमें महात्मा गांधी ने मजदूरों के हित के लिए नेतृत्व किया और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए उनकी मांगों को रखा। 1917 में अहमदाबाद में फ्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को फ्लेग बोनस दिया जाता था। यानी कहने का मतलब 1917 में एक परंपरा बनी थी कि फ्लेग की बीमारी फैलने के कारण वहाँ के मजदूरों को बोनस दिया जाता था और 1918 में मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो इस तरह से जो परंपरा पहले से 1 साल पहले चली आ रही थी, उस परंपरा को समाप्त करने के कारण मिल मजदूरों ने आक्रोश व्याप्त हो गया और वे इसका विरोध करने लगे।
मिल मजदूरों ने इसका विरोध किया बड़े स्तर पे, क्योंकि उनका जो बोनस था वो रोका गया था। मिल के वहाँ के कर्मचारियों को, अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे उन्होंने इसको रोक दिया था। तो इस तरह से मिल मज़दूरों ने इसका विरोध किया बड़े स्तर पे, और इस विरोध का परिणाम निकला कि बहुत सारे मजदूर एकजुट होकर गए और इस तरह से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने एवं 35% बोनस की मांग करने को कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग पर डटे रहे। यानी मजदूरों की मांग थी कि उन्हें 50% भत्ता दिया जाए, प्रदान किया जाए, और गांधी जी ने 35% बोनस की मांग करने को कहा था और अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने के लिए भी बोला था। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने इंटरफेयर किया इस मामले में। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल यानी अनशन करने का फैसला किया। हड़ताल को देखते हुए मिल मालिक 20% भत्ता देने को राजी हो गए, यानी 20% भत्ता देने को मिल मालिक जो थे वो तैयार हो गए। गांधी जी के समर्थन से मजदूरों में उत्साह बढ़ गया और आंदोलन और सक्रिय हो गया। तो महात्मा गांधी के इस आंदोलन में शामिल हो जाने से जो मिल मालिक अभी बोनस देने को तैयार नहीं थे, वे 20% भत्ता देने को राजी हो गए थे। यह एक प्लस पॉइंट था, यानी एक सकारात्मक परिणाम निकल कर के आ रहा था। चंपारण आंदोलन की सफलता को देखते हुए अनसुईयाबेन साराभाई द्वारा गांधी जी को आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो अनसुईयाबेन साराभाई स्वयं एक मिल मालिक थी और अम्बालाल साराभाई की बहन थी, जो गांधी जी को करीबी मित्र थे। तो महात्मा गांधी को यहाँ पे अनसुईयाबेन साराभाई ने इनवाइट किया था, यानी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह से जुड़ने के लिए। उन्हीं का इसमें विशेष प्रयास था और उन्हीं के प्रयासों से महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में सम्मिलित हुए या शामिल हुए थे, और उन्हीं के कारण ही सत्याग्रह सफल भी हुआ और मिल मजदूरों की मांगों को माना गया। अम्बालाल साराभाई ने गुजरात में बने साबरमती आश्रम के निर्माण हेतु सबसे अधिक दान भी दिया था। तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आ रही है कि गुजरात में जो साबरमती आश्रम था उसमें सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति कौन थे? अम्बालाल साराभाई, जो गुजरात के थे, और इन्होंने ही सबसे अधिक यहाँ पे दान दिया था, इस आश्रम को दान दिया था। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का क्या परिणाम निकला। तो फर्स्ट स्टेप में देखेंगे गांधी जी का पहला सफल आमरण अनशन आंदोलन था जो सफल रहा। तो इतिहास में महात्मा गांधी का यह पहला सफल आमरण अनशन था। और आमरण अनशन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहला सफल आमरण अनशन आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ किया था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको इतिहास में इस तरह से जाना जाता है कि महात्मा गांधी का पहला सफल आमरण अनशन था। इसी क्रम में दूसरा परिणाम देखेंगे, यानी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का दूसरा क्या परिणाम निकला। तो 1918 में ही गांधी जी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो यहाँ पे भी मिल मजदूरों के लिए एक एसोसिएशन, एक संगठन की स्थापना हो गई। कहते हैं एक संगठन, एक एसोसिएशन जो होता है मिल मजदूरों के हितों की रक्षा करता है, उनकी बातों को एसोसिएशन या संघ के माध्यम से मिल मालिकों के सम्मुख रखा जाता। तो ऐसी एसोसिएशन या संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और यहाँ पे महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह का ही परिणाम था कि इस तरह की एसोसिएशन की व्यवस्था की गई। थर्ड जिसमें देखेंगे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया यह सिद्धांत इतिहास में प्रसिद्ध है ट्रस्टीशिप सिद्धांत के नाम पे। इसके अंतर्गत पूंजीपतियों, मिल मालिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों या कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखें। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने इसी सत्याग्रह के उपरांत ही दिया था। सो ये इतिहास में ट्रस्टीशिप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में महात्मा गांधी के तीसरे सत्याग्रह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था, यानी लगातार क्रम से 3 सत्याग्रह महात्मा गांधी के हैं। तो आपने इसके पहले आपने अध्ययन किया पहला, दूसरा, अभी हम लोग तीसरा सत्याग्रह अध्ययन करेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918, यानी खेड़ा जिला गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा के किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन शुरू किया। तो इस तरह से किसानों के संदर्भ में तो दूसरा था, लेकिन इसके पहले उन्होंने अहमदाबाद में किया था। तीसरा से क्रम से 3 सत्याग्रह हैं। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। तो 1918 में खेड़ा के किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा जिले के किसानों को अंग्रेज सरकार के कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैटर क्या था यहाँ पे, किसानों के कर वसूली के संदर्भ में था। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों को लगान न देने के लिए तैयार किया। इसके लिए गांव में जा जाकर किसानों से संपर्क किया गया, उन्हें जागरूक किया गया कि अंग्रेज़ डराएं, धमकाएं, संपत्ति भी जब्त कर लें, किंतु सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए अहिंसात्मक तरीके से कार्य करते रहना होगा। तीसरा से एक अनुबंध किसानों के साथ किया गया।
कि किसी भी तरीके से डरना नहीं है, अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला करना है, चाहे संपत्ति जब्त हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन रास्ते से हटना नहीं है। खेड़ा जिला गुजरात में वर्षा न होने से फसल सूख गई थी, किसान लगान देने में असमर्थ थे, जबकि ब्रिटिश सरकार जबरन लगान वसूल कर रही थी। इसी के किसानों ने विरोध किया, जिसके कारण सरकार ने दमन चक्र चलाया। तो ये इसका मुद्दा था। कभी कभी पृष्ठभूमि पूछा जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह का क्या पृष्ठभूमि थी, क्या इसके पीछे का फैक्टर था जिसके कारण किसानों ने सत्याग्रह किया था। अकाल पड़ने से फसल उत्पादन 1/4 भी नहीं हुआ था, फिर भी अंग्रेज अधिकारी पूरा लगान वसूल रहे थे। किसानों के पशु संपत्ति जब्त कर लिए गए, खेतों को कुर्क कर लिए, जिससे किसान आंदोलन के लिए विवश हुए। तो इस तरह से ये परिस्थितियाँ थी, खेड़ा सत्याग्रह की पृष्ठभूमि थी, जिसके कारण किसान आंदोलित हुए। उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि बारिश न होने के कारण फसल कम हुआ था और ऐसे में लगान जबरन वसूला जा रहा था, जिसके कारण किसानों ने विरोध किया। तो ये यहाँ पे एक मुद्दा था, एक विषय वस्तु था। महात्मा गांधी के साथ वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, निहारी पारिक, शंकर लाल बैंकर, श्रीमती अनसुईया बहन, इंदुलाल याज्ञिक, विट्ठल भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे, जो खेड़ा सत्याग्रह का कमान संभाली, किसानों को जागरूक किया और लोगों को प्रेरित किया कि किसी तरीके से लगान बिल्कुल ना जमा करें, चाहे उनकी संपत्ति कुर्क हो जाए, चाहे उनके साथ कुछ भी किया जाए, लेकिन वो किसी भी हालत में अंग्रेज़ों के सम्मुख डटे रहेंगे, झुकेंगे नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के पास जाकर प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए कि वह झूठा कर लाने और स्वाभिमान को नष्ट कर जबरदस्ती बढ़ाया गया कर नहीं देंगे और न ही अंग्रेज़ों के आगे झुकेंगे। तीसरा से एक प्रतिज्ञा पत्र पर साइन कराया गया किसानों से, और यह कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के साथ जाकर करके किया। गांव में किसानों से मिले और उनके साथ ये प्रकार के यह एक अनुमत सहमति पत्र था कि वे किसी भी हालत में अंग्रेज़ों के सम्मुख झुकेंगे नहीं, और इसी के पश्चात यह आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। इस अनुबंध में यानी इस हस्ताक्षर पत्र में यह भी लिखा था कि संपत्ति जब्त या कुर्क हो जाए, नीलाम भी हो जाएगी, तब भी अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुकेंगे, किसान अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहेंगे। तो एक प्रकार से किसानों से प्रतिज्ञा कराया गया, यानी इस प्रतिज्ञा पत्र पर उनसे हस्ताक्षर कराया गया कि किसी भी हालत में किसान अंग्रेज़ों के सम्मुख झुकेंगे नहीं, लगान नहीं देंगे, चाहे उनकी संपत्ति ही जब्त क्यों ना हो जाए या नीलाम कर दी जाए, लेकिन किसी भी हालत में अंग्रेज़ों के सम्मुख झुकेंगे नहीं। यह उनसे एक प्रकार की प्रतिज्ञा कराई गई थी। अब खेड़ा सत्याग्रह के परिणाम देखेंगे हम लोग। किसानों पर मुकदमे चलाए गए, संपत्ति जब्त कर ली गई, इसके बावजूद भी किसानों का मनोबल कम नहीं हुआ और वे आखिरकार सरकार को इनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा। तो इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह सफल रहा और महात्मा गांधी का क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों सत्याग्रह सफल रहे, क्योंकि महात्मा गांधी तीनों सत्याग्रह में अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखा था। अहिंसात्मक तरीके से चलते हुए, अपने पथ पे चलते हुए अंग्रेजी सरकार के सम्मुख अपनी मांगों को रखा और इस तरह से लोगों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भी खेड़ा सत्याग्रह का परिणाम पॉजिटिव निकला, सकारात्मक निकला और वे सफल रहे, सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ उनके सहयोगियों का भी विशेष योगदान था। सरकार ने 1918 का कर माफ़ करने के साथ साथ 1919 में भी कम कर यानी कर को कम लेने का फैसला किया गया। किसानों की कुर्क या नीलाम की गई संपत्ति वापस कर दी गई और किसानों की यह बहुत बड़ी जीत थी। तो इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह एक प्रकार से सफल रहा। सरकार ने जो भी किसानों की मांगें थी उस किसान को 1918 का लगान माफ़ कर दिया गया और 1919 में उनके लगान को